हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है विविध तथ्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। इसकी नींव 21 मई 2003 को रखी गई थी। इसके द्वारा निम्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा: स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, बागवानी, पर्यावरण, औद्योगिक अनुप्रयोग एवं ऊर्जा। सुनामी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की श्रृंखला होती है जो महासागरीय नितल के निकट अथवा उसके नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। सुनामी महासागरीय नितल पर भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गम से पैदा होती है। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। उल्लेखनीय है कि 18 मई 2010 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया। देखिए, हीलियम जो होता है एक अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस होता है, इसीलिए इसका उपयोग मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए गुब्बारों को भरने में करते हैं। मानव के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए शुद्ध वातावरण एवं जलवायु पहली प्राथमिकता है, अतः शुद्ध वातावरण के लिए वनारोपण अत्यावश्यक है। लैंडसेट उपग्रह से यदि किसी क्षेत्र का आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा एक सप्ताह बाद उपलब्ध होगा। हरिकेन कैटरीना, हरिकेन विल्मा और हरिकेन रीटा तीनों ही वर्ष 2005 में आए हरिकेन है, जबकि हरिकेन सैंडी ने वर्ष 2012 में अमेरिका के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया। पश्चिमी अमेरिका में स्थित राज्य मोंटाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, और इसके अतिरिक्त कनाडा के नॉर्दर्न अल्बर्टा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में डायनासोरों के अवशेष दबे पाए गए हैं। याद रखिएगा, इको मार्क योजना 1991 के तहत साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल अधिसूचित है। इन उत्पादों में औषधियां एवं प्रतिजैविकी अधिसूचित नहीं है। भारत में पूर्व संवेष्टित यानी प्री पैकेज वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक यानी पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर मुख्यतः निम्न सूचनाएं अंकित करना अनिवार्य है। पहला, संगठकों की सूची जिसमें संयोजी शामिल है। दूसरा, पोषण विषय सूचना, और तीसरा, शाकाहारी या मांसाहारी इत्यादि। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। याद रखिएगा। देखिए, प्लीस्टोसीन युग के विभिन्न समयों में स्थल का अधिकांश भाग हिम चादर के द्वारा आच्छादित हुआ था। प्लीस्टोसीन युग के विभिन्न समयों में स्थल का अधिकांश भाग हिम चादर के द्वारा आच्छादित हुआ था, यानी बर्फ से ढका हुआ था। परिणाम स्वरूप हिमनद के अपर्दन तथा निक्षेप के द्वारा कई नए नए स्थलों या स्थल रूपों का जो है विकास हुआ, और इसके अतिरिक्त पूर्व निर्मित स्थल रूपों में परिवर्तन तथा सुधार हुए। सागर तल में महान परिवर्तन हुए, स्थल भागों में अवतलन तथा उत्थान हुए, और सागरीय जीव भी पर्याप्त रूप में क्या हुए? प्रभावित हुए। ठीक है। देखिए, सही सुमेल जो है आपको यहां पे दिया गया है। त्वचा कैंसर का संबंध जो है पराबैंगनी प्रकाश से है। ध्वनि प्रदूषण का संबंध डेसिबल से है। वैश्विक तापन का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से है, और ओजोन छिद्र का संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। तो याद रखिएगा। देखिए, बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883 ईस्वी में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। याद रखिएगा, बीएनएचएस 1883 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत में संरक्षण और जैव विविधता संबंधी शोध में संलग्न है। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। साथ ही यह आम जनता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन भी करता है। दलहनी फसलों जैसे
चना, मटर, सेम आदि की मूल ग्रंथियों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए यूरिया, नीलहरित, शैवाल और एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न पूछा गया सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ऊपर वाले बॉक्स में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था पूरा वही है। अगर आपने एक दो बार भी उसको ध्यान से रिवीजन किया होगा तो आप इसको सही जवाब दे पाएंगे। देखिए, इसका सही जवाब, वो त्वचा कैंसर का जो संबंध है वो किससे है? ध्वनि प्रदूषण का संबंध किससे है? वैश्विक तापमान का संबंध किससे? ओजोन छिद्र का। चलिए, ओजोन छिद्र तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बताइए इसका संबंध किससे है? देखिए, ओजोन छिद्र का क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ध्वनि प्रदूषण, इसको ध्वनि प्रदूषण का जो संबंध है वो है डेसिबल से। वैश्विक तापमान का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से, और त्वचा कैंसर का पराबैंगनी प्रकाश से। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग रिवीजन बहुत कम करते हैं या कमेंट भी बहुत कम करते हैं, तो जिस प्रश्न को बोला जाए कि आप कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर पहले कमेंट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखा करिए। तो देखिए, त्वचा कैंसर जिसका संबंध त्वचा कैंसर से है, यानी पराबैंगनी प्रकाश से त्वचा कैंसर होता है। और ध्वनि प्रदूषण जो है इसको डेसिबल से मापा जाता है। वैश्विक तापमान में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बहुत ज्यादा योगदान होता है। और ओजोन छिद्र जिसका कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन छिद्र सबसे ज्यादा मतलब कि इसको प्रभावित करता है, ओजोन परत को। यहाँ पे इसका जो छिद्र है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ही कारण जो है बढ़ भी रहे, यानी अन्य प्रदूषण का भी इसमें योगदान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके लिए उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या सेकंड, प्रश्न संख्या सेकंड है। सेकंड में भी देखिए वही पूछा गया है, ताकि मैं कंफ्यूज हो गया था कि कुछ ही सेकंड पहले तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर सेम कैसे आ गया। तो देखिए, सेकंड में भी सेम प्रश्न पूछा गया, त्वचा कैंसर का संबंध किससे है? तो आपको मालूम है किससे है, बताइए किससे है? त्वचा कैंसर का संबंध किससे है? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। त्वचा कैंसर का संबंध है पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण का संबंध है डेसिबल। वैश्विक तापमान का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन छिद्र का संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या थर्ड है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, बताइए किसमें, किस जगह पर? उत्तर प्रदेश में। देखिए, इसका सही जवाब होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और यह बहुत बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। इसकी नींव 21 मई 2003 को रखी गई थी, और इसके द्वारा निम्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, यानी स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में, कृषि, बागवानी, पर्यावरण और औद्योगिक अनुप्रयोग एवं ऊर्जा के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 4 है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, यानी सी ऑप्शन। सुनामी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की एक श्रृंखला होती है जो महासागरीय नीतल के निकट अथवा उसके नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। सुनामी महासागरीय नीतल पर भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी उद्गम से पैदा होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा गंगा की डॉल्फिन। जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है वही भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। उल्लेखनीय है कि 18 मई 2010 को केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया। प्रश्न संख्या 6 है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है?
मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों में भरने में प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा हीलियम गैस। देखिए, हीलियम गैस जो होता है एक अक्रिय गैस भी है और अज्वलनशील भी गैस है, और इसका प्रयोग इसीलिए मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए गुब्बारों को भरने में करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब होगा क्या? वनारोपण, यानी अधिक से अधिक वनों का विकास करना, वनों को यानी पेड़ पौधों को रोपना, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए शुद्ध वातावरण और जलवायु पहली प्राथमिकता है, और शुद्ध वातावरण के लिए अत्यधिक वनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अत्यधिक पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? सही जवाब है उसी समय, स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो याद रखें, उसी समय कुछ दिनों बाद। देखिए, लैंडसेट उपग्रह से यदि किसी क्षेत्र का आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा 1 सप्ताह बाद उपलब्ध होगा। और प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस हरिकेन ने 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व एवं पूर्वीय तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी सैंडी। देखिए, हरिकेन कैटरीना, हरिकेन विल्मा एवं हरिकेन रीटा तीनों ही वर्ष 2005 में आए हरिकेन हैं, जबकि हरिकेन सैंडी ने 2012 में अमेरिका के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? सही जवाब होगा मोन्टाना को। देखिए, पश्चिमी अमेरिका में स्थित राज्य मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कनाडा के नॉर्दर्न अल्बर्टा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में डायनासोरों के अवशेष दबे पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 11 है, इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? सही जवाब होगा डी ऑप्शन, औषधियां एवं प्रतिजैविकी। देखिए, इको मार्क योजना 1991 के तहत साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल अधिसूचित है। इन उत्पादों में औषधियां एवं प्रतिजैविकी अधिसूचित नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में पूर्व संवेष्टित यानी प्री पैकेज वस्तुओं के संदर्भ में खास सुरक्षा और मानक यानी पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित करना अनिवार्य है? भारत में पूर्व संवेष्टित यानी प्री पैकेज वस्तुओं के संदर्भ में खास सुरक्षा और मानक यानी पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित करना अनिवार्य है? तो देखिए, इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया था। इसका सही जवाब होगा पहला, दूसरा और चौथा, यानी चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई किसी एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ में संतुतिया यदि कोई है तो यह देना जरूरी नहीं है। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा छोड़कर। देखिए, भारत में पूर्व संवेष्टित यानी प्री पैकेज वस्तुओं के संदर्भ में खास सुरक्षा और मानक यानी पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर मुख्यतः निम्न सूचनाएं अंकित करना अनिवार्य है। पहला, संगठकों
की सूची जिसमें संयोजी शामिल है, दूसरा पोषण विनिमय सूचना और तीसरा शाकाहारी या मांसाहारी, इन दोनों में से जो भी है इत्यादि। 13 नंबर है, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत है? कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप यानी यूएनईपी के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहलाते हैं? तो सही जवाब होगा एमएस स्वामीनाथन यानी सी ऑप्शन। देखिए, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई। 14 नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो आपको मालूम है सही जवाब होगा प्लीस्टोसीन युग। याद रखिएगा, प्लीस्टोसीन हिम युग। ठीक है, देखिए प्लीस्टोसीन युग के विभिन्न समयों में स्थल का अधिकांश भाग हिम चादर के द्वारा आच्छादित हुआ था। परिणाम स्वरूप हिमनद के अपरदन तथा निक्षेप के द्वारा कई नए नए स्थलों या स्थल रूपों का विकास हुआ और इसके अतिरिक्त पूर्व निर्मित स्थल रूपों में भी परिवर्तन और सुधार हुए। सागर तल में महान परिवर्तन हुए, स्थल भागों में अवतलन तथा उत्थान हुए और सागरीय जीव भी पर्याप्त रूप में प्रभावित हुए। प्रश्न संख्या 15 है, बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा है, यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। तीसरा कथन है, यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। तो पहला छोड़कर यानी दूसरा तीसरा इसके संदर्भ में सही कथन है, यानी राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन होगा। देखिए, बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883 ईस्वी में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत में संरक्षण और जैव विविधता संबंधी शोध में संलग्न है। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है और साथ ही यह आम जनता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति खोज यात्राओं और शिविरों का आयोजन एवं संचालन भी करता है। प्रश्न संख्या 16 है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो सही जवाब होगा धान का पौधा, डी ऑप्शन। देखिए, दलहनी फसलें जैसे चना, मटर, सेम आदि की मूल ग्रंथियों यानी जो रूट होते हैं, जो मूल ग्रंथियां होती हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, और जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये सहायक होते हैं। धान के खेत में प्राय नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बड़े चरखे, पहला कथन है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ और यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। देखिए, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के पूर्व संध्या पर नोएडा में प्लास्टिक कचरे से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण किया गया। ठीक है, और इसी के साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यह बुक पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया। और इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो बुक है घटना चक्र का, ये पूरी तरह से आज फिनिक्स हो गया, यानी समाप्त हो गया। ठीक है, और जल्दी हम लोग ज्योग्राफी घटना चक्र भी स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री तो चल ही रहा है, ज्योग्राफी भी जल्द स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और घटना चक्र का जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।